हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद लव। क्वारंटाइन चल रहा है और इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टडीज़ को लेकर आ रही है। बेसिकली हम सबका रूटीन स्टडीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। सो हियर आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर ऑल लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉ लर्नर्स, माय यूट्यूब चैनल लॉ विद लव। यहाँ हम लॉ सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, उन पर वीडियोस बनाकर उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, click on the like button and do press bell icon to get latest update about my videos. So आज की वीडियो है मेरे पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, ये हर इंडियन सिटीजन्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द राइट्स ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, उनको गवर्न करने वाली गवर्नमेंट के क्या प्रिंसिपल फंक्शंस हैं। It's a document that defines it all over. So let us understand the definition of constitution. A constitution means a document having a special legal entity which sets out the framework and the principal functions of the organs of government of a state and declares the principal governing operation of those organs. Constitution एक document है, जैसा कि आप इस फोटो के अंदर भी देख सकते हैं कि एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जिसकी एक स्पेशल लीगल एंटिटी है। वाई, क्यों है? बिकॉज इट सेट्स आउट द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट। मतलब वो गवर्नमेंट के प्रिंसिपल फंक्शंस का एक फ्रेमवर्क सेट आउट करती है, वो डिक्लेयर करती है कि इस गवर्नमेंट को क्या प्रिंसिपल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसके गवर्नमेंट के कौन से ऑर्गन्स को कौन गवर्न करेगा। दिस इज ऑल दैट इज बीन डिफाइंड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक गवर्नमेंट के लिए होता है? नहीं। It declares the fundamental rights, directive principle and the duties of citizens. हाँ, वो सिटीजन्स की ड्यूटीज भी डिफाइन करता है, सिटीजन्स के पास क्या राइट है ये भी डिफाइन करता है। सो इट इज़ अ बुक दैट कंटेन्स ऑल थिंग अबाउट रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स दैट कुड बी गिवन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दैट इज वाई इट इज बीन सेड दैट इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ। सो बिफोर वी गो टू what does a constitution contains in detail, इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, राइट्स कहाँ पर डिफाइंड है, क्या क्या डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं सिटीजन की। बिफोर वी गो टू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग, वी नीड टू नो हाउ वाज दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड। आखिर ये बना कैसे था कि आज तक सब इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं, अभी तक इसको फॉलो करते हैं। अमेंडमेंट्स होती हैं बट इतने इम्पोर्टेंस क्यों मिलती है? व्हाई इज दिस मच इम्पोर्टेंस गिवन टू कॉन्स्टिट्यूशन? एक सिंगल डॉक्यूमेंट हमारे पूरे डेमोक्रेटिक इंडिया को कैसे डिफाइन करती है? फॉर आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट अस बिगिन विद द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर 1947, हम सबको पता है हम 1947 के अंदर इंडिपेंडेंट हुए थे, पर कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई 1947 से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। कब स्टार्ट हुई थी? लेट अस अंडरस्टैंड इट। 1934. 1934 was the year when idea of Constituent Assembly was given by M.N. Roy. पहला आइडिया कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ये किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय M.N. रॉय। और कब दिया था? इट वॉज गिवन इन द ईयर 1934. So 1934 was the year when the making of constitution actually began. It was the first idea of constituent assembly given by M.N. रॉय। जब M.N. रॉय ने 1934 के अंदर आइडिया दिया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसे ऑफिशियली डिमांड कर लिया 1935 के अंदर। अब ऑफिशियली डिमांड कर लिया किससे? ऑफिशियली डिमांड कर लिया ब्रिटिशर से, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, हमारे ऊपर ब्रिटेन रूल कर रही थी, हमारे जितने भी वर्क्स हो रहे थे वो सारे ब्रिटेन के कंट्रोल में थे। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड कर लिया ऑफिशियली ब्रिटिशर्स से कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में डिमांड करा तो उस ऑफर को ब्रिटिशर्स ने 1940 में एक्सेप्ट करा एंड दैट वाज नोन एज अगस्त ऑफर। पॉइंट टू बी नोटेड दैट 1934 was the year when idea of constituent assembly was given by whom? M.N. Roy. Then after 1 year in 1935, Indian National Congress demanded it officially through Britishers, and in 1940 it was accepted in August offer. जब वो एक्सेप्ट हो गया, सो 1946 वाज द ईयर व्हेन वी कंस्टिट्यूटेड इट अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। मतलब
1934 से लेकर 1946 तक हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो ये कुछ कमेटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और उनके चेयरमैन। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी हैं, प्लीज़ गो थ्रू दिस दैट आर इम्पोर्टेंट एज द पर्पस ऑफ एग्जाम्स एंड एनी अदर पर्पस। नाउ वी कम अबाउट द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कि यार हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बना ली, पर इसके अंदर हम बुलाएंगे किस चीज़ को, इसके मेंबर कौन कौन है। तो हमने ये चीज़ कैसे डिसाइड करी कि हम इंडिया में हर 10 लाख पीपल के ग्रुप को, मतलब हर 10 लाख पीपल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मेंबर लाएंगे। मतलब एक 10 लाख पीपल का जो ग्रुप होगा उस टाइम पे 10 लाख के ग्रुप बने थे और उन सब 10 लाख के ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक मेंबर चुना। ऐसे करते करते 389 मेंबर्स की लिस्ट क्रिएट हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। टोटल 389 मेंबर्स की लिस्ट क्रिएट होगी। हमें 389 पीपल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चाहिए, जिसमें से 296 अलग है और 93 अलग है। अभी 296 और 93 थे कौन? सो जो 296 मेंबर्स थे ये तो आए थे भाई साहब प्रोविंशियल स्टेट से। प्रोविंशियल स्टेट्स कौन सी स्टेट्स हैं? प्रोविंशियल स्टेट्स आर द स्टेट्स दैट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, जिन पर ब्रिटिश रूल कराते ये वैसी स्टेट्स थी। इसमें से हमने 296 पीपल को चूज़ करा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बने। तो बचे हुए 93 पीपल कौन थे? बिल्कुल ये राजा महाराजा थे, प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे। प्रिंसली स्टेट वो थी जहाँ पर राजाओं का शासन था। हमारा भारत देश हमेशा से राजाओं के लिए फेमस रहा है कि हमारे यहाँ राजाओं ने राज करा था। तो इन प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर को भी बुलाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बनने के लिए। पर एक्चुअल में क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो किंग थे इन्होंने इस ऑफर को डिनाई कर दिया। इन्होंने कहा कि जैसे ब्रिटिशर्स जाएंगे हम अपने अपने स्टेट को अलग कर लेंगे और हम देश बनाकर वहाँ पर खुद रूल करेंगे, मोनार्की सिस्टम फॉलो करेंगे। बट आफ्टर बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टोटल 296 मेंबर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन 296 पीपल के अंदर कौन कौन से कास्ट के लोग आए थे? That were Muslim, Sikh and general caste people who came under Constituent Assembly। क्योंकि सिर्फ हम किसी एक जनरल कैटेगरी या फिर सिंगल कैटेगरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे थे। वी वर गोइंग टू हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर एज अ ब्रिटिशर्स रूल। इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में हर कैटेगरी के पीपलों को इक्वल राइट्स, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। इसलिए हमने हर कैटेगरी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जनरल हो, सब कैटेगरीज से मेंबर सेलेक्ट करे थे। और आफ्टर इंक्लूडिंग दैट वी ऑल्सो हैव 9 वुमेन्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी वुमेन्स वर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो देयर वर 9 वुमेन्स हु वर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली, उसके मेंबर्स भी डिसाइड कर लिए। नाउ इट कम्स अबाउट द मीटिंग्स। सो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग अरेंज की गई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जिसके अंदर डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। इलेक्टेड नहीं बोल सकते, वाज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वो सबसे एल्डर थे। सो इन ड्यू रिस्पेक्ट और उन्हें ऑनर करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग में उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया था। आफ्टर दैट अगेन अ मीटिंग हेल्ड 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को जब मीटिंग हुई तो वहाँ पर सचिन आनंद सिन्हा को प्रेसिडेंट नहीं माना गया। राजेंद्र प्रसाद जी वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, H.C. Mukherjee was appointed as vice president and advisory was given to P.N. Rao. So this was the important decision that were taken in 11 December, the second meeting of our Constituent Assembly. तो ऐसे ही जब 11 दिसंबर को ये सारे पोजीशंस को राजेंद्र प्रसाद, H.C. मुखर्जी, P.N. राव को अपॉइंट कर दिया गया, उसके 2 दिन बाद फिर से मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग। जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज़ गिवन एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब क्वेश्चन आता है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता क्या है? ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट करा था, इसके अंदर ये क्वेश्चन था कि यार हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड क्रिएटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिफाइंड व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस
कॉन्स्टिट्यूशन कि हम राइट्स डिफाइन करेंगे, हम सबको इक्वालिटी प्रमोट करेंगे, हम ड्यूटीज असाइन करेंगे, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स डिफाइन करेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए थे। आफ्टर दैट 26 November 1949, it was a day when constitution was adopted and enacted. So this was the short story of the meetings and the going towards the adoption and enaction of constitution. और फाइनली 26 November 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और इनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है कि यार 26 November 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनेक्ट कर लिया है, पर हम उसको 26 जनवरी 1950 को फोर्स में क्यों लेके आए? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको हम पढ़ते हैं 1928। तो ईयर 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक ऑफर दिए थे ब्रिटिशर्स को कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। एक्चुअली उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, हमारी क्या क्या नीड है, ये सब मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी। उसी के अंदर एक डोमिनियन स्टेटस की डिफाइन मांग करी थी। अभी डोमिनियन स्टेटस है क्या? डोमिनियन स्टेटस एक्चुअल में ये था कि हम इंडिपेंडेंट तो हो जाएंगे, मतलब मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे 1928 में के बाद, जब ब्रिटिशर्स इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम इंडिपेंडेंट मानेंगे अपने आप को, लेकिन हम एक ब्रिटिश टेरिटरी होंगे। मतलब कि हम ब्रिटिशर्स के अंदर होंगे, मतलब इंडिया सारे कंट्रोल इंडिया के ऊपर होगा, इंडिया वर्क अपना खुद करेगा, प्रोग्रेस खुद करेगा, पर वो एक ब्रिटिश टेरिटरी होगा, मतलब ब्रिटिश का नाम उसके ऊपर होगा। तो ये डोमिनियन स्टेटस की मांग मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी, बट इसके अगेंस्ट थे नेहरू जी, सरदार पटेल और कई यंग नेता जो थे, वो उसके अगेंस्ट थे कि यार ये कैसे मांग कर ली, हमें तो इंडिया इंडिपेंडेंट चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। तो ये उसके अगेंस्ट थे। तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस हर साल 31 दिसंबर को अपना एक सेशन रखती थी जिसके अंदर वो डिस्कशन करती थी कि यार हमने क्या किया इस साल में, हमने क्या क्या अचीव करा, फिर क्या क्या नए प्लान्स क्रिएट किए, ये सब वो डिसाइड करती थी। ऐसे ही 31 दिसंबर 1929 उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार जो मोतीलाल नेहरू जी ने डिमांड करी है डोमिनियन स्टेटस की, उसको हम 31 दिसंबर 1929 तक का ही ऑफर मानेंगे। अगर ब्रिटिशर्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया 31 दिसंबर 1929 से पहले, तो भाई हम मान लेंगे कि हाँ यार डोमिनेंट स्टेटस मिल गया, हम ब्रिटिश टेरिटरी हैं, बाद में फिर देखेंगे पूर्ण स्वराज मांगने का, बाद में सोचेंगे। लेकिन अगर उन्होंने 31 दिसंबर 1929 तक एक्सेप्ट नहीं किया तो हम एक्सपायर कर देंगे, फिर हम इस ऑफर को एक्सपायर मान लेंगे कि भाई टाइम डिले हो चुका है, अब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मान लिया जाएगा। तो वैसा ही हुआ इन लाहौर सेशन 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस एट रवि रिवर बैंक। मतलब लाहौर सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 31 दिसंबर 1929 को, कहाँ हुआ था? वो हुआ था रवि रिवर बैंक में। बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि लाहौर सेशन कहाँ पर हुआ था, तो इट इज़ द आंसर दैट रवि रिवर बैंक वाज द प्लेस वेयर लाहौर सेशन वाज हेल्ड। तो उस दिन इस ऑफर को एक्सपायर कर दिया गया। आफ्टर दैट 26 जन 1930 कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। फिर तब से ही हम 26 जन 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने लगे। इसीलिए हमने 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी हमने उस वेट करा 26 जन 1950 को, ताकि हम उसे इंडिपेंडेंस डे पे फोर्स पे ला सकें। दैट इज़ द रीज़न दैट व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स ऑन 26 जन 1950। अब एक लास्ट मीटिंग हुई थी 26 जन 1950 को, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाने वाले थे, पर उससे पहले 24 जन 1950 को एक लास्ट मीटिंग अरेंज की गई। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जैसे कि सिग्नेचर। जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन सब ने सिग्नेचर करे। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो पेस्ट करी है, यहाँ पर दिख रहा है सिग्नेचर्स करते हुए। तो ऐसी जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके लास्ट में सिग्नेचर्स मिलेंगे जितने भी मेंबर्स थे उनके। फिर नेशनल एंथम अडॉप्ट की गई, जन गण मन, दैट वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशनल सॉन्ग लिया गया, दैट वाज वंदे मातरम, राजेंद्र प्रसाद।
So this is it, the video of making of the constitution. I hope you like this video. If you have any query, do let me know in comment. Thank you for watching this video.